Now, next topic is development strategy since independence. Okay, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने की क्या पॉलिसी रही, क्या स्ट्रेटजी रही? तो देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो किसको हमने समर्पित कर दिया? एग्रीकल्चर। लेकिन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरह से इंडस्ट्री पर बेस्ड था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड मेक significant contribution to the development process. In the second 5-year plan, top priority was given to the development of industrial sector, particularly the development of heavy and basic industry. Okay, so therefore it adopted a number of measures for the rapid industrial development of the country. We now discuss important policies, measures undertaken by government in this regard. Okay, so there are 8 points. Today we are discuss 4 points. Okay, तो फर्स्ट इज पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपको मैंने बता ही दिया कि हमने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, याद है ना? फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ये सब चीज़ बताई थी, 3 तरह की इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अंडर दिस पॉलिसी public and private sectors were supposed to play complementary roles in the task of industrial and economic development. दोनों का ही रोल था, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही आपके मिला जुला रोल था। हालांकि 1991 से पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए लाइसेंस लेना, ठीक है ना? तो थोड़ा टिपिकल था तब, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को ही बराबर आपके डेवलप होने का मौका दिया गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने फॉलो किया था। तो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करें, इसीलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। और सेकेंड स्ट्रेटजी थी हमारी एक्सपांसन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स को इसलिए बढ़ावा दिया गया ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम हो सके, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब थे ना, तब हमारे यहाँ के लोग क्या थे, गरीब थे। और अगर हम प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करते प्राइवेट को ज़्यादा मोटिवेट करते तो वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता, वो कैपिटल इंटेंसिव्स को ज़्यादा यूज़ करता। इसीलिए हम लोगों ने पब्लिक इंटरप्राइजेस को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और देश का डेवलपमेंट भी हो सके। क्लियर? So for this, public sector consists of all production units owned and managed by the government. At the time of independence, there was virtually nothing except railway. Railway बिल्कुल ही गवर्नमेंट के हाथ में था। Particular in the public sector, it was believed that the government should progressively assume more direct responsibility in the task of country's industrial development. Following arguments were given in favor of greater role of public sector. The motivating force in the private sector is profit making instead of social welfare. So to fulfill the planned targets, the government can rely on public sector. Okay, large scale investment was needed in basic and key industries and infrastructure. Public sector was assigned to undertake this role as these areas would be beyond the capacity of private sector. Okay, next, private sector generally would not be interested in the development of industrial
बैकवर्ड एरियाज, तो वहाँ पर तो पब्लिक सेक्टर को ही जाना होगा। मैंने बताया ना आपको कि प्राइवेट सेक्टर होगा वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये एरिया डेवलप होना चाहिए या ये लोग डेवलप होने चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देगा। तो अब ये किसकी ड्यूटी बनती है? पब्लिक सेक्टर की ड्यूटी बनती है कि ऐसे बैकवर्ड क्लासेस में जाकर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे ताकि वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके। ओके, the public sector would be able to act the effective control and concentration of wealth. The profits of public sector undertaking could be utilization for further development. Obviously, जो पब्लिक सेक्टर का को जो प्रॉफिट होगा या उसमें जो पैसा आएगा वो क्या होगा? फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी हमारी पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। सेकंड, हमने पब्लिक सेक्टर को एक्सपांड किया, मतलब ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया प्राइवेट की जगह। ठीक है, फिर हमारी बात आती है, अगली स्ट्रेटजी थी हमारी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए में बहुत ज़्यादा रूल्स जो थे वो स्ट्रिक्ट थे, मतलब ये नहीं था कि दोनों को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उन पर कोई लगाम नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने रूल्स बना रखे थे, स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे। आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, या आप उनसे हैवी ड्यूटीज़ वगैरह ली जाती थी, लाइसेंस था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना आपको गवर्नमेंट को देना होगा। ये सारी चीज़ें उन पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस उनके लिए मेंटेन किए गए थे। तो प्राइवेट सेक्टर includes all those production units which are owned and managed by privately entrepreneurs. It was felt that the government should intervene in the market forces so that it secure adequate livelihood for the poor and bring down disparity among classes. Okay, economic activities of the private sector were controlled through various instruments like license and allocation of critical inputs, जो रेयर केस में मिलते हैं वो इनपुट्स पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस था, वरना पता लगा कि प्राइवेट वालों ने यूज़ ले लेके उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज आ गया ना, फॉरेन ट्रेड पर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गए अपने आप ही। फिर न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंस। आप कर ही नहीं सकते थे बिना लाइसेंस की। कोई भी नई इंडस्ट्री आपको डेवलप करनी है, इस्टेब्लिश करनी है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी था। लाइक लाइसेंस एंड एलोकेशन एंड गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड। ओके, लाइसेंस भी लेना होगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, सब ज़रूरी था, तभी आप एक इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड on the growth and development of industries. Okay, development of small scale industries. Next था हमारा development of small scale industries. No doubt small scale industry को आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मशीनरी चाहिए, मतलब एक बहुत बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। बट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसे क्या करना होगा? हर घर के अंदर इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। लाइक चाइना ने क्या किया, साथ साथ हम शुरू हुए थे, हम जब लास्ट यूनिट करेंगे तब आपको पता लगेगा इसके बारे में। चाइना और हमने साथ साथ अपना ग्रोथ शुरू किया था, वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उसने अपने हर घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया, जो सस्ते दामों पर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे तक चीज़ें बनाकर आज दुनिया में बेच रहा है, पूरे वर्ल्ड में सेल आउट कर रहा है ना। तो हर घर में उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया। तो किसी भी देश को तरक्की करनी है तो उसे किस पर ध्यान देना होगा? हैवी इंडस्ट्रीज तो लगा ही रहा है, पर उसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसे क्या करना होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। अगर जिस देश ने ये कर लिया, जिस कंट्री ने ये किया कि अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, उसे डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई रोक ही नहीं
सकता। तो हर घर के बैकयार्ड में अपना, और नौकरी मांगने की जगह हम क्या करें, एक इंडस्ट्री को डेवलप करें और इसकी डिमांड प्रोड्यूस कर दें, है ना। आज हम खिलौने चाइना से खरीदते, क्यों? हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके जैसे खिलौने यही बना लें। आज हम लाइट्स, हर दिवाली पे लाइट्स जो है हम चाइना की खरीदना पसंद करते हैं, क्यों? हम यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते? क्या हमारे एंटरप्रेन्योर में ये सब नहीं है जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर में है? तो फिर वाई वी आर परचेज चाइनाज आइटम्स, ओके, वाई वी डोंट प्रोड्यूस अवर सेल्फ, है ना। हम खुद का नहीं कर रहे हैं, हमें खुद को अपना प्रोडक्शन करना होगा। करेंगे तो इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री डेफिनेटली, ओके। तो यहाँ पर उसने क्या बात कही है कि हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसे हमने कर्व कमेटी का नाम दिया है, तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1955। कर्व कमेटी पिछले साल के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है ना। जो लास्ट ईयर न्यू पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस हुआ है उसके सैम्पल पेपर में कर्व कमेटी किससे रिलेटेड है? तो कर्व कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ओके। कब बनाई गई? 1955 में बनाई गई, ओके। तो इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स कर्व कमेटी recognized the importance of small scale industry to promote rural development. The growth and development of small scale industries was promoted in 1950s. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed and assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakh to present limit of rupee 1 crore, ओके। जो 5 लाख की थी पहले लिमिट, जो स्मॉल स्केल आपका इंडस्ट्री थी वो 5 लाख तक आप इस्टेब्लिश कर पाते थे, उसकी लिमिट बढ़ाकर आज की तारीख में क्या कर दी गई है? 1 करोड़ कर दी गई है। अब 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही डिफाइन किया जाएगा। तो 3 फीचर्स ऑफ एसएसआईज माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओके। तो 3 उसके हैं आर्ग्यूमेंट्स, फेवर में कह लो तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, ऑब्वियसली हर घर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो किसी को रोज़गार मांगने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आप खुद तो इंडस्ट्री लगाओगे, अपने पड़ोस के 10 लोगों को और रोज़गार दे जाओगे। तो ऑब्वियसली एसएसआईज जो होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है। खुद की इंडस्ट्री डेवलप कर लिया आपने, छोटे सा ही किया, मगर फिर आपको किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो एसएसआईज होती हैं वो क्या होती हैं? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं। फिर है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऑब्वियसली सब में समान बटेगी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटा छोटा इनकम है, तो सब बराबरी के ही हुए ना, फिर बड़ा छोटा तो कुछ रहा ही नहीं, सब समान रूप से वेल्दी हो गए और सबकी इनकम भी समान रूप से हो गई। तो एक तरह का इक्वालिटी लेकर आती है ये एसएसआईज, है ना। बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो बड़े बड़े लोगों को ही, वो तो रोज़गार मजदूर रखेगा, आप तो खुद ही अपने आप को ऑनर बना रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट है वो आपकी जेब में जा रहा है ना। तो वो कह रहा है कि सबको समान अवसर देता है बड़ा बनने का। कौन देता है? एसएसआईज देता है। और क्विक प्रोडक्शन, ऐसे में प्रोडक्शन जो होता है वो खुद के लिए होता है ना। खुद की इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? रैपिड होगा, फटाफट से होगा, क्विक प्रोडक्शन होगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि रुका तो नुकसान होगा, इसीलिए क्विक प्रोडक्शन होता है। छोटी छोटी यूनिट्स है वो जल्दी जल्दी अपना प्रोडक्शन मेंटेन कर लेती है। वाई एसएसआईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड, क्यों ज़रूरत है एसएसआईज को? लेकिन इनको प्रोटेक्शन नहीं है, आपको पता है इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्शन नहीं है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी इनको प्रोटेक्शन की? क्यों इनको रिजर्वेशन देना पड़ा कि भाई ये चीज़ें तो आपके केवल एसएसआईज ही बनाएंगी? क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनसे उनको कम्पीट करना पड़ता। अब एक तो आटा है, समझ लीजिए बेसन को लेते हैं हम, एक तो अपना बेसन है लोकल, आपका जो एसएसआई चला रहा है वो बना रहा है। अब उसके पास इतनी पैकेजिंग, इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग नहीं है, इतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसके पास नहीं है, कोई मॉल्स में वो जाकर उसको सेल आउट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री है वही बेसन का बिजनेस कर रही है। कोई भी रिलायंस ले लो यार, कोई भी नाम ले लो आप, बड़ा बड़ा ले लो, क्या हो रहा है? पैकेजिंग शानदार, सारे मॉल्स में पड़ी मिल जाएंगी आपको। जोधपुर में क्यों? आप एब्रॉड में चले जाओ, आपको मिल जाएंगी। तो अब क्या हुआ? एसएसआई पिट गई ना,
इतना लार्ज लेवल, बेसन तो वही है भाई, चने का फ्लोर है, कुछ अलग थोड़ी ना है, लेकिन बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़ उसने तो क्या किया, बहुत अच्छा कमाई किया, लेकिन हमारी एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो ये 4 हमने आज इसके स्ट्रैटेजी के पॉइंट देखे। नेक्स्ट 4 में, नेक्स्ट पीरियड में हम बाकी के देखेंगे।